मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तस्वीर साफ हो। इसके साथ इनजस्टिस हुआ, जिसको सजा दी गई कि वो 163 सीटें जिता करके लाया। नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक स्टाइल ये है कि वो अपने बराबर किसी को नहीं रखते। अब मोहन यादव को बनाने के पीछे कारण क्या है? क्यों शिवराज सिंह चौहान को ड्रॉप किया गया? क्या ये अलार्म अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को? दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तस्वीर साफ हो गई है। अभी अभी जो खबर आ रही है कि मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और पिछले शिवराज सिंह की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा होंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर का पद मिला, लेकिन जिसके साथ इनजस्टिस हुआ, जिसको सजा दी गई कि वो 163 सीटें जिता करके लाया, उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है, जो 5वीं बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का दावेदार था। लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक स्टाइल ये है कि वो अपने बराबर किसी को नहीं रखते। शिवराज सिंह चौहान कल को प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते थे, ओबीसी का चेहरा है, लेकिन उन्हें वहीं सीमित कर दिया गया। और एक और बड़ा नाम जो निकल करके आ रहा था प्रहलाद पटेल का, वो भी ओबीसी चेहरा, जो केंद्र में पर्यटन मंत्री थे, उन्हें वहां से इस्तीफा दिला करके विधायकी का चुनाव लड़वाया गया, लेकिन उनका भी पॉलिटिकल करियर जैसे खत्म हो गया। ये नरेंद्र मोदी की स्टाइल है। अब मोहन यादव को बनाने के पीछे कारण क्या है? क्यों शिवराज सिंह चौहान को ड्रॉप किया गया? क्या निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है? और मोहन यादव के होने का मतलब क्या ये अलार्म अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत से उसने मोहन यादव नाम के चेहरे का इस्तेमाल किया है, ये कार्ड खेला है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को पीछे धकेलना ये कहीं मोदी के लिए भारी ना पड़ जाए। वो शिवराज सिंह चौहान जो अपराजेय रूप से पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश की सियासत में सिर्फ सक्रिय नहीं थे, कामयाब नहीं थे, बल्कि एक तरह से एक छत्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी छुट्टी हो गई, तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि शिवराज सिंह चौहान जो आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता, जिन्होंने कभी किसी किस्म की बगावत नहीं की, उन्हें ड्रॉप करना क्या लोकसभा में मोदी को मुश्किल में डाल सकता है? मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थीं, अगर शिवराज सिंह चौहान वहां सक्रिय नहीं रहते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी मोहन यादव के सहारे 28 सीटें या 29 सीटें जीत सकते हैं? उत्तर होगा नामुमकिन। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को पीछे करके उन्हें मुख्यमंत्री से हटा करके, एक तरह से मुख्यमंत्री का पद नहीं दे करके, कहीं 2024 के लिए मध्य प्रदेश का रास्ता बंद तो नहीं कर लिया है। हालांकि ये माना जाता है कि गुजराती लॉबी बहुत माहिर है सामाजिक समीकरण के मामले में। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना उसी का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में कल मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ था और वहां विष्णुदेव साव मुख्यमंत्री बने। वो आदिवासी चेहरा है, ये ओबीसी चेहरा है, और ये संभावना है कि अब राजस्थान में कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। यानी लॉटरी लग सकती है अर्जुन राम मेघवाल की, जो कानून मंत्री हैं। और अगर ये बैलेंस रख रहे हैं नरेंद्र मोदी कि एक जगह है आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ओबीसी, और ओबीसी में भी अपर ओबीसी। शिवराज सिंह चौहान तो लोअर ओबीसी से आते थे,
लेकिन अपर ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाना और अगर राजस्थान में वसुंधरा को हटा करके, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को हटाने का मतलब है कि एक बड़ा फैसला लेना, यही बड़ा फैसला क्या अब राजस्थान में भी होने जा रहा है। और राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा करके अर्जुन राम मेघवाल को बनाया जाता है, तो ये दरअसल एक दलित, एक ओबीसी और एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला होगा। और ये एक बिसात होगी उस कांग्रेस पार्टी के लिए जिनके सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी लगातार इस एजेंडे पर बात रख रहे हैं। आदिवासी, दलित और ओबीसी के मुद्दे को उठा रहे हैं। आदिवासियों के लिए तो उन्होंने जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की बात की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई और नरेंद्र मोदी ने विष्णु साव को मुख्यमंत्री बना करके सीधा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश के 8% आदिवासियों को मैसेज देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना करके पूरे देश के, उत्तर प्रदेश और बिहार तो निशाने पर है ही, लेकिन हरियाणा में, राजस्थान में जहां बालकनाथ योगी का नाम आ रहा था वो भी यादव थे, तो राजस्थान, हरियाणा से लेकर के और कर्नाटक तक, महाराष्ट्र तक जो यादव समुदाय है उसको मैसेज देना, और जो अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार में उनके खिलाफ, उनके एंटी वोट करता था, उस यादव पर भी नरेंद्र मोदी की निगाहें हैं। मोहन यादव पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, जहां पर यादवों की बड़ी तादाद है, वहां पर भी वो सेंधमारी करने में कामयाब हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की जमीन कमजोर हो रही है, उसका फायदा भी पूरे तरीके से उठा सकते हैं, ये कोशिश होगी। और उसी तरह से बिहार में जहां पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की अपनी सत्ता है, वहां पर भी यादवों में ये मैसेज देने की कवायद है कि वो भारतीय जनता पार्टी यादवों के साथ खड़ी है। लेकिन क्या ये बिसात कामयाब हो सकती है? अपर ओबीसी इस बार जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है उसकी वजह से विपक्ष में खड़ा हुआ है। एक तरह से ये कहें कि इंडिया अलायंस के साथ जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए जातीय जनगणना का सवाल और आरक्षण का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोहन यादव के बनाने से अब जो लोअर ओबीसी है, वो लोअर ओबीसी जिसकी तादाद ओबीसी में ज्यादा है, वो नाराज हो सकता है। और अगर लोअर ओबीसी नाराज होता है, जहां से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी के लिए 2024 के लिए अलार्म साबित हो सकता है। यानी नुकसान होगा नरेंद्र मोदी को लोअर ओबीसी को नजरअंदाज करना। लेकिन मोदी जी की जो राजनीति रही है वो लगातार फेंकते हैं चीजों को। अब देखना ये है कि मोहन यादव का ये तुरुप का एकता कामयाब होता है या नहीं होता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्या ठहर जाएंगे? क्या रुक जाएंगे? कहीं ये ना हो कि ये बगावत का केंद्र बन जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया को भी अगर दरकिनार किया जाता है, तो फिर नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो या जो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति से असहमत लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के केंद्र पर जाकर के खड़े हो सकते हैं और यहां से एक बगावत की शुरुआत हो सकती है जो बहुत भारी पड़ सकती है नरेंद्र मोदी को आने वाले लोकसभा चुनाव में। और इसीलिए ये जो कार्ड खेला है नरेंद्र मोदी ने, ये कार्ड फ्लॉप भी साबित हो सकता है। रही बात यादव मतदाताओं की, तो निशाना भले ही उत्तर प्रदेश और बिहार है, लेकिन अखिलेश यादव अगर इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं और तेजस्वी यादव तो इंडिया अलायंस के साथ हैं ही, अगर ये गठजोड़ बनता है नीतीश के साथ में, तो फिर ये यादव मतदाता उत्तर प्रदेश और बिहार से चटकने वाला नहीं है, यानी वो इंडिया अलायंस के साथ ही जाएगा।
ऐसे में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दांव भी गलत हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, इसी बुंदेलखंड के पास से आते हैं, चंबल बेल्ट से, ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। उनकी भी हसरतें धरी की धरी रह गई और ये हसरतें सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनके अपने जाति समुदाय की। जो ठाकुर मतदाता है, जिसके मुख्यमंत्री कभी दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह के बाद कोई ठाकुर चेहरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं हुआ और नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर भले ही हुए हों, लेकिन उन्हें तो डिप्टी सीएम का भी पद नहीं मिला। तो ऐसे में वो ठाकुर मतदाता जिसकी तादाद मध्य प्रदेश में ठीक-ठाक है, वो दिग्विजय सिंह के साथ जा सकता है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी को ये फायदा मिलता है, तो फिर मोदी जी के लिए ये कार्ड कैसे सफल माना जाएगा? कहीं ये उनका ट्रम्प कार्ड कहीं मुश्किल में उनको ना डाल दे और इसीलिए ये चुनाव जो मोहन यादव के रूप में है, हालाँकि वो अभी नौजवान हैं एक तरह से राजनीति में, महज़ तीसरी बार वो विधायक बने हैं और उन्हें ये जो ज़िम्मेदारी मिली है, वो भले ही तलवारबाज़ी अच्छी कर लेते हों, लेकिन राजनीति में तलवारबाज़ी नहीं, बल्कि खेल होता है बिसात का, शतरंज का खेल माना जाता है राजनीति को और शतरंज की उस बिसात में मोहरा तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी का, लेकिन वो मोहरा क्या मध्य प्रदेश में 29 सीटें जिता पाएगा? और अगर राजस्थान में भी वसुंधरा को नहीं बनाया, जहां 25 सीटें हैं, 25 और 29 सीटें, जहां पर सिर्फ 2 सीटें बीजेपी से निकली थीं, वहां पर क्या उस इतिहास को वो दोहरा पाएँगे? क्या फिर से वो सफलता मिलेगी? मोहन यादव के रूप में तो सफलता मिलना मुश्किल दिख रहा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी का यह फैसला कहीं उलट ना जाए, कहीं लोकसभा चुनाव में उनकी ही विदाई ना कर दे, ये फैसला ये आने वाला वक़्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।